हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे हैं सब लोग आप। और जेईई मेन का अभी सिर्फ 3 से 4 दिन बचा हुआ है। तो अभी मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, मतलब बहुत सारा स्ट्रेटेजी, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स दिए, अभी कुछ क्लासेस भी किया जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑर्गेनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ऑर्गेनिक के लिए कुछ गिने चुने बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस जो अभी ये जो एग्जाम 2 से 3 दिन के बाद शुरू होगा, इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पोर्शंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसको कवर करने के लिए हमें ये सेशन को बनाना पड़ रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये सेशन को जरूर देखेंगे और बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा प्रॉब्लम का एक डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो और बातें ना करके शुरू करते हैं, प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही बातें शुरू होता है। देखिए क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम पे, देखिए इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन ऑब्लिक इंटरमीडिएट इज नॉट इन्वॉल्व। ओके, तो यहाँ पे इन चारों में कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें पता ही है, ये एक बेहतर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को एक बेहतर डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है। तो इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हमें यहाँ पे काम पे लगाना है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करके इसको बाहर भेजेगा और यहां पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। पहला स्टेप क्या हुआ? ये पहला स्टेप अगर टेक्निकली देखें तो ये वाला स्टेप को हम डिहाइड्रेशन तो जरूर बोल सकते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद इस पे क्या होगा? ये कार्बोकैटायन है। अब यहां से प्रोडक्ट ऑलरेडी हम प्रोडक्ट ऑलरेडी हमको यहाँ पे बना के दे दिया गया है। तो इस प्रोडक्ट को कैसे हम बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए हम क्या हो रहा है ये वाला स्टेप में, 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए थोड़ा, ऑक्सीजन ने क्या किया? 1 2 3 1 2 3 ये बना। और क्या हुआ? यहां पे आया मेरा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को हटाने, पॉजिटिव को तो हमें हटाना है, तो इस पॉजिटिव को हटाने के लिए ये चीज हमें करना है। ये चीज अगर हमें करना है तो देखिए यहां से क्या मेरा प्रोडक्ट आएगा? तो देखो जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, सिर्फ साइड उसका चेंज हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला गया? तो क्या क्या चीज रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन सा जगह आया? देखो एलिमिनेशन, पहले स्टेप में इसमें जरूर एलिमिनेशन इन्वॉल्व हुआ। डिहाइड्रेशन तो पहला स्टेप में ही इन्वॉल्व हुआ, तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे। फिर रहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस। कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस इज सफिशिएंट फॉर डूइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें जिस चीज का नॉट इन्वॉल्व बोला गया है, देखो एल्डिहाइड कीटोन इस रिएक्शन पे मौजूद है, तो अगर एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पे मौजूद होगा, एल्डिहाइड कीटोन के लिए जो कॉमन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा ही, यहां पे जो इन्वॉल्व नहीं होगा, द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो खेल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो सकता है, लेकिन टेक्निकली वो थोड़ा कम है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो सकता है, लेकिन यहां पे जो कंडीशंस है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो जगह पे कहीं पर भी तुम न्यूक्लियोफाइल से कुछ नहीं किए। कुछ लोग बोल सकते हैं इसके साथ थोड़ा इंट्रामोलिकुलर SN2 का जस्टिफिकेशन, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विथड्रॉइंग कीटो ग्रुप है उसका डिस्टेंस, इसका ये जो विथड्रॉइंग कीटो ग्रुप ये कार्बोकैटायन से काफी दूरी पे है, कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन पे है, तो वो इंट्रामोलिकुलर SN2 वाला फैक्ट भी उतना जस्टिफाइड पोर्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको मैकेनिस्टिकली हम सॉल्व किए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, अगला ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसमें भी देखो क्या किया गया। पहला जो रिएक्शन है वो आपको पता ही है, पहला मोस्ट कॉमन रिएक्शन, काफी कॉमन चीजें है ये, कैनिजारो। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल, इसमें इसको बोला जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, इस रिएक्शन का नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप है, और इन दो एल्डिहाइड में जो कॉमन चीज है कि इन दोनों में तुम्हें कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं मिल रहा है। अब फिर इसमें हम जैसे एक शॉर्ट्स में डाले थे ना कि जब क्रॉस्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर, क्रॉस्ड वाले केस में जो छोटू वाला एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो बड़ा वाला एल्डिहाइड है वो रिड्यूस्ड होता है, ये जनरल नियम है। अब यहां पे नियम तो कुछ चेंज हो रहा है। देखो एक ही मॉलिक्यूल, दोनों में ही बेंजीन के ठीक बगल में, बेंजीन वाले कार्बन में CHO बैठा हुआ है, तो यहां पे खेल को कैसे चलाया जाए, इसमें खेल को चलाने का जो बेसिक नियम है उसको कैसे देखें हम। देखो यहाँ पे ये जो CHO है, इसके ठीक पैरा पोजीशन में एक NO2, एक एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है। तो ये वाला एस्टेब्लिश्ड जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसका क्या काम होगा, ये वाला विथड्रॉइंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन को बढ़िया तरीके से खींचेगा, और इस खींचने के चक्कर में इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर, उस पॉजिटिव चार्ज का लॉन्जिविटी काफी हद तक ज्यादा होगा, और ये लॉन्जिविटी बेहतर होने के कारण ये वाला जो CHO ग्रुप है जिसके पैरा में NO2, द विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन इट्स एग्जैक्ट पैरा पोजीशन, वो अभी ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा, और जो एल्डिहाइड इस NO2 के मेटा पोजीशन पे या एल्डिहाइड के मेटा पोजीशन पे जहां पे NO2 ग्रुप बैठा हुआ है, हमें पता ही है NO2 ग्रुप या कोई भी ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे कोई रहेगा तो वो डायरेक्ट रेजोनेंस पे उसके तरफ से पार्टिसिपेट करना कुछ हद तक मुश्किल होता है, या उतना प्रॉपर रेजोनेंस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जहां पे CHO के रेस्पेक्ट में, जिस CHO के रेस्पेक्ट में एक भी NO2 ऑर्थो या मोस्ट इफेक्टिवली पैरा पोजीशन पे नहीं है, उसके बदले वो मेटा पोजीशन पे है, वो तुरंत रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो डेफिशिएंसी, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, वो बनेगा तो जरूर,
लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में काफी कम होगा। तो ये इंटेंसिटी कम होने के कारण दिस विल डेफिनेटली इन्वॉल्व्स इन रिडक्शन। जस्टिफिकेशन समझ में आया? तो अब यहां से पहला प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? देखो बेटा, यहां से पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पहला प्रोडक्ट यहां से जो बना वो है आपका पहला, ये बना मेरा COOH बना दिया मैंने। वो माइनस था, उसको डायरेक्ट H प्लस दिया हुआ है, तो मैंने इसको डायरेक्ट COOH बना दिया। और यहां पे देखो CH2OH बना दिया, हो गया। फिर आया एसिडिक डिहाइड्रेशन या एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो एसिड कैटालाइज्ड, वेरी सॉरी, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में क्या होगा? एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में यहां पे हमें क्या करना है? हमें यहां से हमें पानी को उठाना है। हमें सिंपली यहां से पानी को उठाना है। हो गया। तो पानी अगर हटेगा तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? देखो, जो हमारा पसंदीदा NO2 था उसको तो वही से हम रखे, यहां पे NO2, यहां पे कीटो ग्रुप, ये देखो आ गया हमारा। तो आवर आंसर विल नॉट बी इक्वल, आंसर शुड बी ऑप्शन ए। देखो, ऑप्शन ए आना चाहिए और ए ही आएगा। देखो, जस्टिफिकेशन तुम्हारे सामने है। चलो आगे चलते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन इसमें, तो इसमें ना सिर्फ मेंस का नहीं, एडवांस का भी चीजें क्लियर हो जाएगा। अरे अरे अरे, देखो क्या बोला गया है? सिलेक्ट करेक्ट मेथड टू प्रिपेयर 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। देखो बेटा क्या होता है, पहला रिएक्शन बार्च रिडक्शन, सभी को पता है। बार्च रिडक्शन का काम क्या होगा? बार्च रिडक्शन पे इनका जो मेन मुद्दा है वो ये क्या करेगा, CH3 इसको ना रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करने के बाद तुम्हें पता है Br2, उस पर कोई रिएजेंट मतलब कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म। तो इनमें पोलैरिटी बहुत कम होने के कारण ये सॉल्वेंट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसके कारण वाया साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन ये ट्रांस विसिनल डाइहैलाइड बनाने में सक्षम होगा। दिस विल फॉर्म ट्रांस विसिनल डाइहैलाइड। तो देखो, पहला और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इनफ। सेकंड ऑप्शन भी नॉर्मल मार्कोनिकॉफ पूछा है। नॉर्मल मार्कोनिकॉफ को काम करवाने का तरीका क्या है? जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना स्टेबल प्रोडक्ट। तो देखो यहां पे दिक्कत क्या होगा, CH3 तो लगा दिए, तुम खुद, मैं जस्टिफिकेशन नहीं बोलूंगा, तुम खुद ही बोलोगे। लोग इसको डिग्री के कंपैरिजन पे अगर बोले तो ये जरूर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ये इन टर्म्स ऑफ कार्बोकैटायन, फर्स्ट वन इज 2 डिग्री एंड सेकेंड वन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन फिर भी इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है?
जो छोटा सा डिफरेंस यहां पे तुम्हें दिखाई देगा वो डिफरेंस है कि यहां पे तुम एक काम करो, देखो तुम्हें क्या मिल रहा है यहां पे। तुम खुद एक बार देखने की कोशिश करो, जहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन तुम्हें मिला, वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन वो स्टेबल तो है, वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस चीज को लेके यहां पे क्वेश्चन है उसको तो देखना है। क्या है वो चीज? उसमें जो इंपॉर्टेंट जगह हमें देखना था कि यहां पे जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन उसके ठीक उसी कार्बन के साथ तुम देख रहे हो यहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और ब्रोमीन पर -I वाला प्रभाव कुछ हद तक तो होगा। तो -I इफेक्ट के कारण ये ब्रोमीन यहां से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायनिक कार्बन। तो जिसके कारण ये वाला पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा, और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। तो इसके कारण 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनकर भी यहां पे इसका स्टेबिलिटी कुछ हद तक जरूर कम होगा। उसी के कंपैरिजन में अगर ये वाला जगह हम देखें तो यहां पे ब्रोमीन आके लग सकता है, ब्रोमीन आके आराम से लग सकता है, मतलब हो तो सकता है यहां पे, लेकिन फिर भी मतलब आप अंडर क्वेश्चन तो ये चीज रहेगा। मतलब इस पे दोनों ही बन सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक पॉइंट तुम ये बोलोगे, अब फिर एक और भी क्वेश्चन, एक और क्वेरी भी कुछ लोग बोलेंगे और उनको भी मुझे मानना है कि ब्रोमीन का सर -I इफेक्ट तो ठीक है, लेकिन क्या ब्रोमीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। तो ये वाला लॉजिक लेस स्टेबल तो लिखे, अंडर क्वेश्चन है ये। मैं खुद इसको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं कि ये जो लेस स्टेबल मैं लिखा, ये क्वेश्चन मतलब मैं बोल रहा हूं एक लॉजिक से, ये हाँ ये मिल गया कि हाँ ये लेस स्टेबल। फिर दूसरा लॉजिक क्या है? ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें कुछ जो ऑप्शन भी है उसको हमें टिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या आइडियली क्या होगा, आइडियली यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए। our correct answer will be mixture of products, ये होना चाहिए। फिर तीसरे वाले केस में पहला तो ठीक ही था। हाँ अच्छा, इसमें अब क्या होगा? इसमें H2Ni, एसीटोन को H2Ni देने पर क्या आएगा? ये कीटोन से मेरा एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल को एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेट करोगे तो प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन को हाँ ये होगा सी भी होगा करेक्ट आंसर। अच्छा डी में कोल्ड एल्कालाइन सिन हाइड्रोक्सिलेशन, देखो रेड फास्फोरस Br2 दो आएगा हटके चला जाएगा। ये 3 टेक्निकली आना चाहिए, पहला पता नहीं क्या दिया है, करेक्ट दिया नहीं है वो। देखो जस्टिफिकेशन क्या आ रहा है, सेकेंड में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, पहला तीसरा चौथा, ये आइडियली करेक्ट होना चाहिए, पहला तीसरा चौथा। तुम खुद देखो, बोलो पहला तीसरा चौथा। फर्स्ट केस में
बस कि इसमें कंपाउंड का जस्टिफिकेशन थोड़ा 1,2 डाइब्रोमो ही तो हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब पहले केस में एल्केन भी बन सकता है, एल्केन भी बन सकता है। सोडियम लिक्विड अमोनिया ये तो रिडक्शन है, बार्च का काम करता है, तो बार्च में एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन में देने पर सीडी तो कंफर्म होगा, ये भी होगा। चलो आगे। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है इनमें, कुछ बोला गया है C5H10O PBr3। अच्छा यहाँ पे C5 इस तरीके की प्रॉब्लम को जब तुम करोगे, पहले मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अपना जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, उस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को बेटा आप जरूर कैलकुलेट कर ले, जरूर कैलकुलेट कर ले। तो C5H10O यहां पे कितना मिलेगा आपको, 5 + 1 - 10/2, तो मिलना चाहिए आपको 1। C5H10O यहां पे आपको 1 मिलना चाहिए। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 मिलने का एक ही मतलब, एक ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग है। तो यहां से आपको पी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सकता है, पी आइदर हो सकता है एल्डिहाइड और हो सकता है कीटोन, अदरवाइज हो सकता है एल्कीनॉल या एल्कीन कंटेनिंग ईथर या साइक्लिक अल्कोहल, ये सब भी हो सकता है। तो यहां पे देख के चीजें जो लग रहा है, चीजें देख के जो लग रहा है उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए, सब कुछ मिला के जो प्रोडक्ट सामने आ रहा है वो प्रोडक्ट होना चाहिए आपका कुछ ना कुछ, यहां पे PbF तो CrO3H2SO4, यहां पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन को देखते हुए साइक्लोपेंटेन का कुछ एक तो होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ पी होना चाहिए, ऐसा कुछ साइक्लोपेंटानॉल। फिर साइक्लोपेंटानॉल पे अगर आप PbR3 दे रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए यहां पे Br, यहां पे आपको मिलना चाहिए MgBr। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो मिलना चाहिए कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलना चाहिए V। अच्छा ग्रिग्नार्ड से कीटोन, ग्रिग्नार्ड से कीटोन आएगा, थोड़ा साइड में लिखते हैं इसको OH, ये आना चाहिए Y। अच्छा इसका मैं अच्छा हाँ इसका भी, ये रिएक्शन का नाम क्या है, एसिटाइलेशन। देखो एसिटाइलेशन कैसे होता है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, COCH3 ग्रुप आएगा, ये हो गया। तो कंपाउंड P एंड Y, आराम से इस ऑप्शन की तरफ देखो, ये वाला कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड विद 1 2 3, तो दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो कंपाउंड P एंड Y, this must be a wrong statement because P must be a 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन जो V है, Y है मेरा, Y एक 3 डिग्री अल्कोहल होगा। फिर क्या दिया हुआ है, अच्छा Y के साथ, Y के साथ ट्रीटेड विद H+ फॉलोड बाय हीटिंग, तो मतलब डिहाइड्रेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे कि डिहाइड्रेशन, तो यहां पे डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन में देखो, डिहाइड्रेशन में अगर ये जाएगा तो Y से
Y को डिहाइड्रेशन करने के बाद हाँ ये कुछ बनेगा। देखो कंपाउंड Y व्हेन ट्रीटेड विद, ओके ये बनना चाहिए। चलो आगे आते हैं मेनली फॉर्म। अच्छा, ऑन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड X विद O2 फॉलोड बाय H2O, अच्छा P कंपाउंड X, हाँ ये बात सही है। ये वो फेनॉल बनाने का जो रिएक्शन है, ये यहां पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट टू फेनॉल प्रिपरेशन, equivalent to this, equivalent to phenol preparation. This equivalent to phenol preparation. Okay, पहला करेक्ट होगा। अच्छा, कंपाउंड V when treated with concentrate OH minus, अच्छा concentrated OH minus V, V, अच्छा कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे देखो, यहां पे है मेरा अल्फा हाइड्रोजन, तुम इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां पे एल्डोल बोला गया है। तो अल्फा हाइड्रोजन का मेन मुद्दा क्या है यहां पे, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मेरा, इसको मैं मैकेनिस्टिकली कर सकता हूं, फिर भी मैं, मेरा रिकमेंडेशन है कि विदाउट मैकेनिज्म तुम करने की कोशिश करो ना। एग्जाम पे क्या होगा, एग्जाम पे इससे क्या होगा, इससे रिएक्शन जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल किसको बोला जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और उसको हीट डालने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये देखो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा, तो ऑप्शन डी विल आल्सो करेक्ट, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ए डी, हाँ कंपाउंड वाई में, कंपाउंड वाई में, अच्छा ये वाला क्रॉस होगा। तुम बोलोगे सर ये प्रोडक्ट तो आ गया मेरा, हाँ मैं मान रहा हूं ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आ गया है मेरा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर नहीं होगा। क्यों मेजर नहीं होगा, ये तो मैंने दिखा दिया तुम्हें, लेकिन अब ओरिजिनली अगर देखोगे इसको, इसको अगर प्रॉपर तरीके से देखना चाहोगे, देखो तो ऑप्शन बी को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हें खुद देख के इसके बारे में पता चलेगा। तुमने इसको हटा दिया, यहां पे जो कार्बोकैटायन हुआ वो काफी हद तक बेहतर कार्बोकैटायन, लेकिन तुम ये वाला जगह कैसे भूल भूल गए, ये एक्सपेंशन ऑफ रिंग, हाँ ये वाला जगह तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए था बेटा, ये तो आपको भूलना नहीं चाहिए ना। बस यहां पे कुछ बन सकता है, अदरवाइज मतलब यहां से आपको अगर कुछ मिलना ही है तो कुछ ये मिलना चाहिए, ये कंपैरेटिवली बेटर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इससे भी एक बेहतर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दिखाई दे रहे, दिखाई देगा आप। अब ये एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट किया, देखो
ये देखो, ये देखो, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। दिस इज आवर, इतना बढ़िया डिटेल, ये थोड़ा मेंस लेवल से ऊपर है कुछ कुछ चीजें, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है। ये भी माइनर, उससे बेहतर। इसमें क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन फॉर मल्टीपल टाइम्स, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है मोर देन वन टाइम। चलो डन। तो इसमें क्या है बेटा, ए और डी, इसमें आंसर होगा ए डी। चलो आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या दिया है। इथानॉल से इथानोइक एसिड आपको बनाना है। इथानॉल से इथानोइक एसिड का कन्वर्शन, इथानॉल से इथानोइक एसिड, हाँ, तो कैसे बनाए। देखो आंसर में क्या होना चाहिए, ये पहला आंसर होगा, जो और जो आपका सही जवाब। फिर ये काफी हद तक स्ट्रॉन्ग, ये काफी हद तक स्ट्रॉन्ग। इन दोनों का मेन मुद्दा तो वही है, 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट आपको एसिड में डालेगा ये माइल्ड है। ये तो मोनो एल्काइलेशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। आंसर इज 3, करेक्ट आंसर इज 3। हाउ मेनी of the following your answer will be 3? पहला, it's iodoform, it's also a mild oxidizing agent, but यहां पे इथानॉल एकमात्र 1 डिग्री अल्कोहल जो आयोडोफॉर्म पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, तो इसके केस में ये चीज होगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इजी है। देखो बेटा कैसे होगा। क्या पूछा गया, which gives SN2 रिएक्शन फास्टर देन, क्या दिया है, SN2 रिएक्शन फास्टर देन। ओके, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी, SN2 रिएक्शन फास्टर देन, तो इसमें क्या होगा, SN2 के लिए ये कितना डिग्री है इसका, इट्स अ 2 डिग्री एल्कील हैलाइड। SN2 के लिए हमें क्या चाहिए, 1 by steric hindrance, लीविंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ ये चाहिए। ये बेसिक चीजें जो हमें यहाँ पे मदद करने के लिए लगेगा, ये कंडीशंस जो मान के चलेंगे उनको हमें प्रायोरिटी देना है।
देखो क्या होगा, इन SN2 इससे फास्टर, तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये वाला पांचवा होगा, ये होगा और ये होगा। इसमें ना होने के पीछे फ्लोरीन इट्स अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, पहला कंडीशन। इसमें उस केस पे क्या होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, वो टेक्निकली वो मोर स्टेबल नहीं हो रहा, मतलब वो स्टेरिकली मोर हिंडर्ड, बैक साइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज नॉट पॉसिबल। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करना मुश्किल है। लॉजिक क्या होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें तो सेम लिविंग ग्रुप, प्लेन अलग करने का फायदा क्या, प्लेन अलग करके उतना कुछ इंपॉर्टेंट है, वो इसी का इन्वर्शन है वो। अच्छा, ये प्राय 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसमें ये देखो यहां पे क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ इट्स एन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप। और क्या, इट्स एन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो करेक्ट आंसर विल बी 5। करेक्ट आंसर विल बी 5। चलो डन, आंसर विल बी 5। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या बोला गया, ये चीज तुम्हारे सामने जो जो चीजें बोला गया सब दिया हुआ है इसमें। इस रिएक्शन, ये सिंपली हॉफमैन एलिमिनेशन है, सिंपली हॉफमैन एलिमिनेशन। देखो बेटा, ये हॉफमैन एलिमिनेशन इनको कहा जाएगा, इनको हॉफमैन एलिमिनेशन हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हॉफमैन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है, इट्स अ क्वाटरनरी, इट्स अ very large group, living group with bulkiness as well as positive charge over heteroatom, positive charge over heteroatom। तो इस केस में हमें हमारा जो डीलिंग होता है वो डील हम कैसे करें, इस रिएक्शन को डील करने के वक्त ये होता है हमारा अल्फा पोजीशन, ये होगा बीटा। तुम्हारे पास बीटा 1 दिखाई दे रहा है, तुम यहां पे ऑलरेडी ये बीटा 2 होगा, ये बीटा 3, 3 बीटा पोजीशन तो तुम्हें, 3 बीटा तो तुम्हें आराम से मिल रहे हैं। इन 3 बीटा के अंदर क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक वन, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। तो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को उठाने के वक्त तुम्हें क्या मिलेगा, देख बेटा, यहां पे एक हाइड्रोजन मिला,
यहां पे एक हाइड्रोजन मिला, यहां पे एक ड्यूटेरियम मिला। अब इन दोनों को मैं देख के ही इन दोनों को काट के अलग कर सकता हूं। इनको भी क्रॉस, इनको भी क्रॉस, सॉरी, इन दोनों को क्रॉस। पहला ये CD बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, ये एक जस्टिफिकेशन बेहतर होगा। उससे भी जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इन बीटा पोजीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि पास में ये मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट के कारण इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करके इसको मैनेज कर देगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा है? ये वाला, इसके पास कोई एडिशनल कुछ है नहीं, ये मोस्ट एसिडिक बीटा। और हॉफमैन में हमें पता ही है डबल बॉन्ड एंड में लगेंगे, तो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, देखो बेटा कहा जस्टिफिकेशन है। अच्छा क्वेश्चन लिए सभी केस में। दिस इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन आएगा? अच्छा, हम हमारा रेफरेंस के सहारे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, दिस इज क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो हमें पता ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरोबेंजीन थोड़ा धीरे अपना डील करता है। ये प्रोसेस, इसका मीनिंग होगा सिंपली डाउ प्रोसेस। एनसीईआरटी में इसको बोला गया है, और इनको क्या बोला गया है? SNAR, ये न्यूक्लियोफिलिक, यहां से फेनॉल बनता है। फिर क्लोरोबेंजीन पे वो वाला NaNH2, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू चलता है, क्योंकि इसमें ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन हटके वहां पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनते हैं। यहां पे भी एलिमिनेशन एडिशन प्रोसेस से ये चीज पूरा चलता है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। ये सिंपल नाइट्रेशन एंड डायनामिक एग्जांपल ऑफ, ये क्वेश्चन इजी है। जहां पे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एंड H2SO4 will act as Bronsted acid. So option C, it's a dynamic example of electrophilic substitution forming nitrobenzene. इसमें एल्कीन, एल्कीन वाला कोई भी रिएक्शन, it will readily involves in EAR, electrophilic addition reaction, because यहाँ पे एल्कीन पॉसिबल है। इलेक्ट्रोफिलिक, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, इजी मतलब ये काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन तगड़ा है, इसमें भी मतलब जान पहचान का चीज है। ये भी बहुत कॉमन एक चीज बनेगा। पहला क्वेश्चन देख लिया आराम से, बनेगा तो यहां पे क्या बनेगा? देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, फिर दूसरा ये हुआ,
फिर NH2 हाइड्रोजन हीट, ये SnAr, Q, ये देखो ये बनेगा DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। क्लोरीन को हटा के यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो हमें इसका मदद करता है। अच्छा, इसके साथ अब कौन आके रिएक्ट करेगा? आर। आर तो ये होगा, आर होगा, बोलो। आर गारंटी बेंजल्डिहाइड, आर होगा बेंजल्डिहाइड। निकल जाएगा ये चीज। 2,4 DNP। अच्छा, आर गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, नो 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 नो, आर बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजल्डिहाइड होगा तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। आर गिव्स एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं। द कंपाउंड Q gives yellow precipitate, कंपाउंड Q yellow precipitate। हाँ, येलो प्रेसिपिटेट देना था। अच्छा, देखते हैं। स्टेप फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया इसको। सी, द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपाउंड्स। नो नो, एंड प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ थ्री कंपाउंड्स नहीं, एंड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ थ्री नहीं। सेकेंड ऑप्शन फिर भी हो सकता है। লজিক্যালি তাই আসা উচিত। লজিক্যালি হ্যাঁ, মানে কম্পাউন্ড। बी ऑल्सो करेक्ट। बी ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज ये होगा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। हाँ, ये 2,4 DNP, ऑरेंज और येलो PPT, येलो विद एल्डिहाइड, ऑरेंज विद येलो विद कीटोन, ऑरेंज विद एल्डिहाइड। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, बी एंड सी करेक्ट। ये दिस इज रॉन्ग आंसर, डी नॉट, डी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन डी नहीं होगा। अच्छा, वन ऑफ माय फेवरेट, अनदर गुड क्वेश्चन। देखो देखो देखो, ये क्या होगा? इसमें क्या बोले अभी? ये इस क्वेश्चन में देखो, सिंपल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहां पे हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से सिंपली जो चीज बाहर आएगा उसमें चलते हैं। हाइड्रोलिसिस करके यहां से हमें मिलेगा जेमिनल डाइऑल। जेमिनल डाइऑल मिल गया हमें, और इस जेमिनल डाइऑल को हटाने पर फाइनल प्रोडक्ट की जगह हमें क्या मिलेगा? देखो आ गया मेरा बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में ये जो रिएजेंट है, दिस रिएजेंट इज इक्वल्स विद पार्किन रिएक्शन। तो पार्किन रिएक्शन में क्या होता है? बेंजाल्डिहाइड टू सिनामिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, सिनामिक एसिड। और इस केस में क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल। देखो इससे बनेगा मेरा कार्ब एनायन, क्योंकि इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन आयन जाके बेंजाल्डिहाइड को अटैक करेगा, करके क्या देगा? अल्फा, ये जाके इस पे CHOH। तो बेंजाल्डिहाइड में ये आएगा पीएच सी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये आएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यू। अच्छा, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? पी, देखो ये करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। नो नो नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड, पार्किन रिएक्शन, दिस इज सिनामिक एसिड, मोस्ट कॉमन। और चौथा नंबर डी, नंबर डी के केस में ये भी नहीं आ रही, ये भी प्रॉपर गलत हो रहा है। गलत एल्डोल प्रोडक्ट है, लेकिन एल्डोल में कंसेप्ट पूरा गलत है। ए बी, ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। एक अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो PCl3, PCl3 में ये क्या करेगा? COCl COPH, बोलो। डबल बॉन्ड NH, मैकेनिस्टिकली इसको बनाना है। एज सिंपल एज दैट, मैकेनिस्टिकली इस प्रोडक्ट को हमें बनाना पड़ेगा। मैकेनिस्टिकली इसको बनाना पड़ेगा। बोलो कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्या करे? देखो पहले केस में क्या होगा, CHO को रहने दो, वो जैसे है उसको वैसे ही
चैन की नींद सोने दो। अब ग्रिग्नार्ड आके इसको अटैक करेगा, वन इक्विवेलेंट बोला गया। ये आ गया। अब यहां पे क्या इन्वॉल्व होगा, यहां पे अब इन्वॉल्व होगा एक ही चीज। अब इसको रिएक्शन को थोड़ा बेहतर तरीके से हमें लिखना है। ये देखो इधर देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये काफी कॉमन रिएक्शन है। एज सिंपल एज दैट। इसको ऊपर किए तो बेहतर होगा। इसको ऑपोजिट में लिखते हैं तो फायदा होगा। सर कुछ गलत हो रहा है, मतलब अब इसमें हाइड्रोजन का क्या खेल है। हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने यहां पे हाइड्रोजन देने का जो बेसिक मुद्दा होता है, इधर से ये हटेगा, दो हट के चला गया, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन से हाइड्राजोन और बीच में वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला चीज, वो कुछ वो आपका वो गैब्रियल सेलिमाइड के साथ इसका काफी क्लोज रिलेशन है। अच्छा, which of the following does not give precipitate? प्रेसिपिटेट नहीं डालेगा, will not give precipitate। सिमेट्रिकल, देखो बेसिकली सोडियम बाईसल्फाइड पे, सोडियम बाईसल्फाइड एल्डिहाइड के लिए इफेक्टिव होता है, कीटोन के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता, कीटोन के लिए बिल्कुल भी उतना इफेक्टिव नहीं होता। लॉजिकली देखो, कीटोन के लिए इट विल नॉट क्वाइट इफेक्टिव इनफ। तो positive response with C, positive response with D. So this is a specific पेंटन 2 एंड पेंटन 3। पेंटन 2 के केस में कुछ, ये भी एक बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है, ये सिमेट्रिकल एल्केन। पेंटन 3 के लिए ये तुम बोर्ड्स लेवल में भी करे हो, बोर्ड्स लेवल में भी इसको किए हो। पेंटन 3 not give positive white crystalline PPT with NaHSO3 डेफिनेटली, लेकिन पेंटन 2 में ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एकमात्र। ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन में है। पेंटन 3 में वो सिमेट्री दोनों तरफ से, उस कार्बन पे न्यूट्रलिटी काफी कम हो जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी कम हो जाएगा। हाँ, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस है। देखो अभी अगला जो एक्सप्लेनेशन हमें देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस तरीके से पूरा चीज को डील करना है। देखो एक बहुत जरूरी क्वेश्चन आया है, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस क्वेश्चन को तुम कैसे डील करोगे? एज सिंपल एज दैट। तो इसको डील करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको डील करने के लिए हमें इस प्रॉब्लम को पूरा देखना है। देखो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? यू मस्ट हैव कायरल कार्बन विद नो पीओएस एंड नो सीओएस। तो यहां पे देखो, इन दोनों में कायरल सेंटर है, तो इन दो कायरल सेंटर में इसके रेस्पेक्ट में ये एक अलग CH2 ग्रुप, इधर अलग अलग ग्रुप। तो यहां पे 2 कायरल सेंटर with no POS एंड COS। इसको अगर बीच से काटे दो हिस्सों में तो बांट जाएंगे, लेकिन उसमें तो काम नहीं चलेगा, इसको इस बराबर टूटना है। ऐसे अगर टूटेंगे तो काम तो चल ही जाएगा। तो पहला कंपाउंड ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, डेफिनेटली शो करेगा। वही दूसरा कंपाउंड मीजो में या मेसो में आ सकता है। देखो, कायरल सेंटर यहाँ पे भी है, कायरल सेंटर यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला पोर्शन दो सेम होने के कारण मोर देन वन कायरल सेंटर विथ POS और COS। पेयर ऑफ सिमेट्री दूसरा नहीं होगा। अच्छा, ये तीसरा चौथा बढ़िया एग्जांपल, इट्स एलीन कायरल एक्सिस वाला केस। कायरल एक्सिस के केस में यहाँ पे एलीन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एलीन विद ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो एलीन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ये हमेशा इक्विवेलेंट टू कायरलिटी विदाउट हैविंग एनी कायरल एक्सिस, एंड इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट एनी कायरल एक्सिस। 1 और 3 ऑप्शन बी आंसर तो हो गया। आंसर को लेके कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत किस चीज को लेके है? दिक्कत इन नीचे वाले दो को थोड़ा डिटेल में इसको थोड़ा समझा दे तो फायदा होगा, कि एक्सप्लेनेशन बेहद जरूरी एक्सप्लेनेशन है। देखो, एलीन का जो इवन नंबर वाला केस है, ये जो पाई बॉन्ड्स है, मैंने कंसीडर किया कि जो पाई बॉन्ड है, अच्छा पहले पाई नहीं, पहले जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे PZ। तो बचा मेरे पास क्या? PZ अगर सिग्मा बनाएगा तो मेरा पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो चीज मौजूद है। कौन कौन? PX और PY। ये दोनों देखो, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये दो यहाँ पे अपना पाई लिंकेज बनाने में सक्षम होगा, और ये दो यहाँ पे पाई लिंकेज बनाने में सक्षम होगा। तो इनका जो चीज यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इनके मदद से देखो, PZ हमेशा इट विल फॉर्म सिग्मा, PX विल फॉर्म पाई। तो ये पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में तुम्हें जो प्लेन मिल रहा है, वो एक प्लेन अगर ऐसा होगा कि एक प्लेन अगर हुआ मेरा XZ, तो दूसरा ये जो ग्रीन वाला पाई है, इसका प्लेन कुछ अलग हो रहा है। किस तरीके का? ये देखो, ये इसका प्लेन है, इसका प्लेन हो गया YZ। तो एलीन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एलीन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में क्या हो रहा है? इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? ये दिस इक्विवेलेंट टू कायरलिटी, एक अगर ऐसा रहेगा तो एक उसके ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये क्या कर रहा है? ये कायरलिटी विदाउट हैविंग एनी कायरल सेंटर, ये कायरल एक्सिस वाला केस है। और वही चीज, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर, इनमें कभी ओवरलैपिंग तो वैसे नहीं होगा, उस तरीके का डायरेक्ट। तो मतलब अलग प्लेन में आ रहा है, ए लाई ऑन अ डिफरेंट प्लेन, दे मस्ट lie
on a different plane, and that's why it is called, अलग प्लेन में रहने के कारण इनको काइरलिटी के बराबर दिया जाएगा। सिमिलरली ये एलिन विद ऑड नंबर ऑफ काइरल सेंटर, और सॉरी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वेरी सॉरी, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे खेल कुछ सेम ही है। देखो यहाँ पे पहला और तीसरा सिमिलर, दूसरा और चौथा सिमिलर। वेरी सॉरी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरी को देखो। ये पहला पाई, ये दूसरा पाई, मतलब यहाँ पे तीसरा पाई। इसमें खेल क्या हो रहा है, इसमें अगर खेल को देखे तो पहला अगर एग्जिट में होगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलरली, दूसरा उसके परपेंडिकुलर रहेगा, तीसरा फिर से पहला और दूसरे के बराबर होगा। ये देखो, ये पहला हुआ एक्स, दूसरा हुआ वाई जेड, फिर तीसरा एक और बार एक्स हुआ। तो पहला और तीसरे में ये जो अलग अलग चीजें हो रहा है, इन्हीं को बोला जा रहा है सेम प्लेन या ऑपोजिट प्लेन वाला खेल। समझ में आया? ये मतलब ये पहला, दूसरा और तीसरा फिर उसके साथ इक्वल, तो मतलब ये फिर तीसरा ऐसे, तो मतलब यहाँ पे वो काइरलिटी आ नहीं रहा, मतलब मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रहा है, तो काइरल एक्सिस वाला खेल इसमें नहीं है, इसलिए ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव, ये बेहद जरूरी जगह है। 1 और 3, 1 और 3। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्या दिया है, देखो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, जो मर्जी, फिनोलिक ओएच है जो उतना बढ़िया रिएक्टिविटी तो शो नहीं करेगा, ये कार्बोकैटायन के थ्रू चलेगा, मार्कोनिकॉफ की इक्विवेलेंट। देखो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनना चाहिए, बन गया। अब 2 डिग्री को तुम्हारे पास रीअरेंजमेंट करने का मौका है, तब रीअरेंजमेंट करने पर तुम्हारा जो कार्बोकैटायन है उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। देखो था ये शुरू में 2 डिग्री, फिर ये आ गया 3 डिग्री। 3 डिग्री होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, 3 डिग्री के बाद एक पॉसिबिलिटी हमेशा ये हो सकता है, डिहाइड्रेशन। एक पॉसिबिलिटी हमेशा ये हो सकता है। दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देखो दूसरा जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे अल्कोहल बनने का, कि हाइड्रेशन किए हैं हम, ये देखो, ये भी एक प्रोडक्ट बनने की संभावना हर वक्त रह जाता है, बेहद जरूरी जगह है ये भी।
देखो, these are the possibilities, these are the different possibilities. मतलब ये एक पॉसिबिलिटी में बन सकता है, ये वाला भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, कैन बी फॉर्म। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी संभव हो सकता है, वो कौन सा? जो तीसरा, दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर रिंग फॉर्मेशन, ये भी एक पॉसिबल जगह हो सकता है। देखो, एट लास्ट हमें तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ही चाहिए ना, रिंग फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मैंने किया, ये हुआ तो हाँ, ये वाला, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। ये हो सकता है, आराम से ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। ए बी डी, ये तीन ऑप्शंस तो आराम से बन ही सकते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने कम लिया है, लेकिन क्वालिटी प्रॉब्लम्स लिए है। एक में मल्टीपल अप्रोचेस तुम्हें दिखा देंगे, इस जगह से ही चीज को लिया गया है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, एक और बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, रिजॉल्वेबल में जो चीज बोलना है, रिजॉल्वेबल में तुम्हें जिस चीज के ऊपर फोकस करना है कि इट मस्ट हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो होना चाहिए, काइडलिटी होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन हो सकता है, कौन कौन हो सकता है। जैसे पहला केस, ये लींडलर कैटलिस्ट, ये क्लियर लींडलर है, तो लींडलर होगा, तो पहला स्टेप ये आराम से अपने आप किस में कन्वर्ट करेगा, एल्काइन से सीज एल्कीन। रिजॉल्वेबल पूछा है तो वहां से प्रोडक्ट हो जाए। ये देखो, यहां से आ गया मेरा सीज एल्कीन। अब ये Br2CCl4 जो है, Br2CCl4 का काम क्या है? Br2CCl4 का सीधा काम है इसमें ब्रोमीन ऐड करना। अब इस ब्रोमीन ऐड के केस में भी थोड़ा चीजें इधर उधर होगा। क्यों? ये भी प्योर आइसोमेरिज्म का ही प्रॉब्लम है, ट्रांस। अब यहां पे खेल क्या हो रहा है, ये जो लींडलर आया, लींडलर का स्टीरियोकेमिस्ट्री है सीज एडिशन, और यहां पे जो ब्रोमीन CCl4 आया, इसका है ट्रांस एडिशन। तो सीज एल्कीन प्लस ट्रांस एडिशन, या वाइसी वर्सा अगर होगा, तो तब जाके प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। इस तरीके की केसेस में प्रोडक्ट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, रेजिमिक मिक्सचर, फिर आपका इनैंशियोमर, ये सब चीजें बनने की पॉसिबिलिटी, संभावना तैयार होता है। तो फर्स्ट केस में, मतलब जहां पे आपको सीस 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 ट्रांस, मतलब दोनों ही अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम है और आपका ये चीज भी सेम है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री उसके साथ दोनों ही रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो जाके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रिजॉल्वेबल नहीं होता है। जनरली ये चीज बेहद जरूरी है रिजॉल्वेबल का। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन भी मैं बता दे सकता हूं कि आपको ये चीज आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन जेई मेन पे, मेंस के लिए शायद हो सकता है थोड़ा हेवियर हो जाए, लेकिन बाकी एग्जाम में काफी अच्छा। देखो, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें ना, इसमें आप एक और वर्ड इनको बोल सकते हैं,
एनेंशियोमर तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। यहां पे आपको एराइथ्रो भी परसिस्टेंस, यहां पे आपको एराइथ्रो नहीं, यहां पे आपको मिलेगा टेक्निकली थ्रियो आइसोमर। इसको किस तरीके से, थ्रियो आइसोमर का मतलब देखो, इसमें कहीं पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। एक ये मिल सकता है और एक इसका मिरर इमेज मिल सकता है। मिथाइल देखो, ये थ्री आइसोमर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिजॉल्वेबिलिटी। तो मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक है, ट्रांस सीस प्लस ट्रांस, वेरी सॉरी, सीस प्लस ट्रांस ऑन अ सिमिलर अकाउंट। देखोगे बाकी ये देखो, ये दो ऑप्शन में देख के ही इनको कट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पहला रिएक्शन ट्रांस, उसका सेकेंड रिएक्शन भी ट्रांस। दिस इज बार्च रिडक्शन। बार्च रिडक्शन में तुम्हें ट्रांस एल्कीन मिलेगा और ब्रोमीन CCl4 ट्रांस एडिशन में, तो ट्रांस प्लस ट्रांस, एराइथ्रो ऑप्टिकली इनएक्टिव मेजो, मेजो बनने का काफी चांस है यहाँ पे। मोर देन वन कायरल सेंटर विद नो विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो इस तरीके का चीज, बीच से काटोगे तो इक्वल हाफ में ये बांट जाएंगे। मेजो सिमिलरली तुम्हें ये जो तीसरा तीसरा केस यहां पे क्या मिलेगा, सीज, पहला लींडलर सीज, उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन, ये भी सीज, मतलब बेयर्स रिएजेंट, दोनों सीज। यहाँ पे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव सेम एज बी। अच्छा, चौथा वाला सायनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। सायनोहाइड्रीन ये काइरल सायनोहाइड्रीन है, आराम से रिजॉल्वेबिलिटी शो करेगा। देखो एनेंशियोमर ये आएगा खुद, और इसका एनेंशियोमर भी हमें मिलेगा। इसलिए पहला और चौथा करेक्ट आंसर इज ए और डी। यहां पे क्या हो रहा है, सिंगल कार्बन कार्बन एक ही में एक बार आर मिलेगा, एक बार एक्स मिलेगा, दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। एनेंशियोमर आराम से मिल सकता है, रिजॉल्वेबल। भाई वही एनांशियोमरिज्म का ही और पोर्शन में इसको लगेगा। चलो अच्छा, विच कार्बन आयन विल फॉर्म। अच्छा ये तो क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन एक्चुअली एक पार्ट का क्वेश्चन है। इस पोर्शन ये क्वेश्चन बहुत इजीली तुम कर सकते हो। देखो ये ग्रुप, यही ग्रुप इक्विवेलेंट टू क्या है, COCH3। मतलब तुम्हें पूछा है कि बेटा आपको क्या आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म पता है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। यही इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे अल्फा तो है, अल्फा तुम्हारे पास ये मिल सकता है, अल्फा जहां कार्बन आयन बना सकते हो यहां मिल सकता है। लेकिन इस कार्बन पे दोनों तरफ दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इस तरफ लेफ्ट में कीटो ग्रुप जो अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के कारण उससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और राइट में क्लोरीन, जो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के कारण उससे खींचेगा। तो मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन के केस में हम क्या बोल सकते हैं, मोर एसिडिक। अगर ये मोर एसिडिक होगा तो इनका रिमूवल becomes easier and forms
कार्ब एनायंस मोस्ट इफेक्टिवली, कार्ब एनायंस भी बढ़िया तरीके से बनेगा, तो आराम से ऑप्शन बी, बाकी कहीं देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, बाकी सभी में देखो। अच्छा ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन ना थोड़ा आइसोमेरिज्म के साथ रिलेटेड है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, टोटल, ये जरूरी है, टोटल नंबर ऑफ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स। मार्कोनिकॉफ हमेशा कार्बोकैटायन से जुड़ा होता है, तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेंगे, यहाँ पे क्वाइट नेचुरल 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा आपको, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। 3 डिग्री मिलने के बाद Br माइनस आके इसमें लगेगा, देखो ट्रिटियम ड्यूटेरियम। अब यहाँ पे पूछा है कितना प्रोडक्ट होगा, अरे ये क्वेश्चन तो इजी है, योर आंसर विल बी 8। क्यों बोल दे रहे हैं, देखो यहाँ पे अभी खेल तो काइरलिटी के ऊपर है, एक काइरल सेंटर, दूसरा काइरल सेंटर, और ये तीसरा काइरल सेंटर, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकलने का फॉर्मूला क्या, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। 8 का मतलब इसका आर एस, इसका आर एस, इसका आर एस, यही से तो निकल जाएगा। काफी सारा चीजें, और सिर्फ काइरल बन के ही बंद नहीं हुआ, यहाँ पे काइरल तो बना, और विद molecule can't be divided into odd number of chiral center, and the molecule can't divided into two equal halves. Done. Number 8, odd number of chiral center, तरीका क्या है, and the molecule can't divided into two equal halves. Justified? ये जस्टिफिकेशन तुम्हारे सामने है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कुछ उस तरीके का, ये कुछ वो पार्किंग के तरह कुछ। हाँ यहाँ पे देखो पैरा ब्लॉक है, तो तुम चाहो या ना चाहो खेल कैसे चलेगा यहाँ पे। ये देखो ये जगह पे मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला बेस आके तुरंत इसको हटा के यहाँ पे कार्ब एनायन बनेगा, बना यहाँ पे कार्ब एनायन, और ये नेगेटिव जाके इसमें अटैक किया, चला गया। तो अभी बेंजीन पे क्या लगे, बेंजीन नहीं सॉरी, वो साइक्लोहेक्सेन में लगेगा मेरा, ये देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब जाके इसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये है मेरा एक्स, अब इसमें मैंने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करने पर ये चीज कहा जाएगा, ये मिलेगा मुझे, दिस इज माई वाई। अब उसके बाद
एमपीवी रिडक्शन, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपानॉल, वही ओपन और ऑक्सीडेशन का उल्टा। क्या होगा इसमें? एसिड की तरफ कोई भी कुछ चेंज नहीं होगा। जो कीटोन है ये कीटोन हो जाएगा रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल, और ये जो चीज आइसोप्रोपानॉल है वो प्रोपान 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का। तो ये आ जाएगा मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, बस कुछ देखना ही नहीं है। ये तो नेम रिएक्शन है, रिडक्शन, स्पेसिफिक रिडक्शन। ऑप्शन सी विल बी माय प्रोडक्ट। ऑप्शन सी, चलो देख लो देख लो देख लो फटाफट। पहला वो न्यूक्लियोफाइल आके उसमें वो एल्डोल के तरह कुछ हुआ। अच्छा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही बना हुआ चीज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा देखो, यहाँ पे इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे काइरल सेंटर मेरा 3 है, नंबर ऑफ काइरल सेंटर 3, काइरल सेंटर 3 मतलब odd, but the molecule divided into किसमें, into equal halves। मॉलिक्यूल को तोड़ने पर 2 अलग अलग जगह बनेगा, मतलब इसको बीच से काटने पर 2 इक्वल हाफ में तुम इसको डिवाइड कर सकते हो। इसके केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को निकलने का क्या तरीका, ऑप्टिकली एक्टिव किस तरीके से वो चीज निकलता है, 2 to the power n minus 1 divided by 2 to the power n minus 1, sorry, 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2, this is the formula। तो सिंपली इसमें प्लेस करो 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 बाई 2, कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे आ रहा है 2, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा मेरा 2। इनएक्टिव, इनएक्टिव का फॉर्मूला हम्म हम्म इनएक्टिव का फॉर्मूला यहां से देखो, इनएक्टिव हो गया तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। हो गया इंटीजर टाइप, देखो ये मेंस में आ ही सकते हैं आराम से। 2 2 2, हम लोग का आंसर होगा 2। मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में, इसको 20 से अगर काटोगे बांट सकते हो, जो भी है। हाँ चलो, बढ़िया, वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम, मतलब आउटस्टैंडिंग ही प्रॉब्लम है ये। किस तरीके से करोगे इसको, हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन को आराम से देखे। हाँ अब क्वेश्चन में तो ये डायरेक्ट है,
कुछ कुछ चीजें यहाँ पे शायद ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला, दिस इज एरोमेटिक नेप्थलीन, दिस इज क्वाजी एरोमेटिक ऑल्सो एरोमेटिक, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ऐसे ऐसे पेरीमेट्रिक रेजोनेंस में ये काम करके इसको बना देगा। ओके, फिर अच्छा फॉरेन, दिस इज एंटी एरोमेटिक, कॉट नॉन एरोमेटिक, सबको पता ही है नॉन एरोमेटिक। फिर ये नॉन एरोमेटिक, क्यों? क्यों यहाँ पे ये देखो बाकी सभी लोग sp2 है, ये एकमात्र अलग प्लेन में, ये आराम से बेंजीन है, एरोमेटिक होगा। ये देखो sp3 तो ये नॉन एरोमेटिक, ये आराम से एरोमेटिक होगा। दिखाई दे रहा है सभी लोग एक ही हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला, इसका एक ही ये मतलब है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, क्वाजी एरोमेटिक, मतलब वही एरोमेटिक। ये वाला भी सेम, क्वाजी एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक। आ गया, पूरा चीजें पता है तुम्हें। नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कौन कौन होगा? देखो 1 2 6 8, टोटल W का वैल्यू होगा 6, 1 2 6 8 9 10, 1 2 6 8 9 10। फिर कौन आया? नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में कितना होगा? 5 होगा, 4 होगा, 4 5 7, और तो कोई नॉन एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे होगा 3 4 5 7। अच्छा, फिर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में तुम्हारे लिए एक 3 आ रहा है और एक 11, 3 और 11, ये दो एंटी एरोमेटिक है। कुछ रेडिली, अच्छा कौन रेडिली डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है? जो एंटी एरोमेटिक होता है, वो डाइमराइज करके अपने आप को नॉन एरोमेटिक में डाल के थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा अचीव करने में सक्षम होता है। ये देखो, मतलब करता तो है वो, लेकिन कैसे वो चीज करता है देखो। ये डाइमराइजेशन, पहले ये था एंटी एरोमेटिक, अब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। आ गया, तो इसमें भी तुम्हारा आंसर क्या होगा? 2। अब पूछा क्या हो? W प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। चलो W 6 प्लस 3 प्लस 2 9, करेक्ट आंसर विल बी 9। चलो डन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये भी बेसिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया, देखो ये है बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन। एक चीज मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, आंसर देखो, आंसर में कुछ है नहीं, आंसर सबको पता होगा। दिस इज चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
यहां पे जो दिस बॉन्ड इज एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, 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 एक्सियल एज वेल एज एक्सियल, ये है मेन स्टोरी। अब यहां पे अगर इन एक्सियल, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6, इनमें 1,3 डाई एक्सियल स्ट्रेन बहुत ही इफेक्टिव होता है 1,5 पोजीशन पर। अगर इन पोजीशंस में बड़ा ग्रुप रहेगा तो वो एक ज्यादा 1,3 डाई एक्सियल और 1,5 डाई एक्सियल स्ट्रेन का कारण बनेंगे। ये डाई एक्सियल स्ट्रेन कहीं ना कहीं तुम्हारा स्टेबिलिटी कम करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को भी ये डाउन करेंगे। तो यहां पे जो बिलो द प्लेन में है इनको हम प्लेस करेंगे इक्विटोरियल में, जो अबव है इनको एक्सियल में। ये कंसेप्ट सामने है। तो देखो ये हाइड्रोजन ये चला गया मेरा इक्विटोरियल, ये मेरा दूसरा चला गया तीसरा। अबव ये देखो ये एक्सियल में गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसके कारण ये 1,3 डाई एक्सियल जो स्ट्रेन है उतना इफेक्टिव नहीं है। ये देखो 1,5 में हाइड्रोजन है, ये 5 नंबर मिथाइल, ये इक्विटोरियल में देखो मिथाइल गया, तो ये भी उतना रिपल्सिव इंटरेक्शन है ही नहीं। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखो जहां पे रिपल्शन मिनिमम है, मिनिमम रिपल्शन जहां मिलेगा वो ये जगह है। समझ में आया? ये है मेन मुद्दा यहां पे। चलो आगे चलते हैं बेटा। ये तो कार्बोहाइड्रेट सभी पोर्शन को कवर किए इसमें। हाँ देखो कंडेंसेशन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे छुपा हुआ है, इसे एक लाइन पे। अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, अरे भाई नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या? तुम्हारा जो एनोमेरिक कार्बन है उनको तुम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में लगा दो, उनको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में लगा दो। ये क्या है? ये अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के केस में दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, द सेकेंड वन। ये एनोमेरिक कार्बन है और ये 1, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। नॉन रिड्यूसिंग का एक ही मतलब है, जो एनोमेरिक कार्बन मतलब जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं, वो फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन जिस ग्रुप में रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप, वो चीजें लिंकेज फॉर्मेशन पे इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो एक ही केस में मिलेगा हमें, ऑप्शन डी। बाकी देखो कहीं पर भी नहीं मिला, एक में भी वो चीज नहीं मिलेगा। ये तो बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का खेल है। तो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब एक का इसका एक्स के लिए एनोमेरिक कार्बन होगा C1 और फ्रुक्टोज के लिए एनोमेरिक कार्बन होगा C2, तो C1 C2 में एक्स के लिए C1, वाई के लिए C2। क्वेश्चन इजी है, इजियर साइड में रहेगा ये क्वेश्चन। ये देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, करेक्ट मैचिंग। अच्छा सभी में थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री मिला के दिए है क्वेश्चंस को। ये देखो इसको हम देख के ही क्रॉस लगा देंगे, जो करेक्ट है यहां पे करेक्ट जस्टिफिकेशन, तो यहां पे आंसर होगा ACD। ये बीच बीच वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन के साथ, टर्मिनल एल्काइन के साथ
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर करोगे तो प्रोडक्ट आइडियली आना चाहिए एल्डिहाइड। इसमें अगर प्रोपानेल होता तो ये आइडियली करेक्ट होता, प्रोपानोन गलत है। फिर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और उसके साथ साथ इसको हम सीन एडिशन भी बोलते हैं। तो ये लेस हाइड्रोजनेटेड, इसमें आएगा मेरा H, इसमें आएगा OH। देखो यहां पे दोनों ही सेम प्लेन में लगा, यहां पर भी दोनों ही सेम प्लेन में लगा, इसलिए फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड वन गलत है। ये तो कुशेरॉफ में, या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये मार्कोनिकॉफ में यह पॉजिटिव, फिर इंट्रामोलिकुलर SN2 खेल बन जाएगा ACD, ये डायरेक्ट होगा। तो बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है। हाँ, हो गया ऑलमोस्ट, एक दो क्वेश्चन ही बचा हुआ है। देखो बढ़िया एक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट हमें बता दिया गया, देखो फटाफट बता दिया गया, कैसे किया जाए बोलो, किस तरीके से रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस को हम कैसे डिलीवर करेंगे, वो यहां पे जानने की बेहद जरूरत है। देखो सिंपल लॉजिक, 2 फॉर्मेल्डिहाइड, 1 ब्यूटान 2 यहां पे देखोगे, यहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन को कैसे जल्दी करते हैं। देखो 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनना चाहिए, तो देखो पहले केस में ये जो साइड से तुम काटोगे ना, यहां पे काटो, यहां पे काटो, यहां पे काटो, और यहां पे काटो। देखो ये नीचे वाले जगह से कटने पर ये आ जाएगा, ये 2 साइड से कटने पर फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा, और यहाँ पे COCH3CO ये भी मिलेगा, और एक जगह ये CHO, देखो यहाँ पे CHO मिलेगा, यहाँ पे CHO। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा। कौन सा मल्टी करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन हम हटा सकते हैं, देखोगे ये वाला ऑप्शन तुम देख के ही हटा सकते हो। क्यों, ये देखो 3 फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है, जो इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में बोल ही दिया गया कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, इसमें 3 बन गया, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी का, ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ 2 फॉर्मेल्डिहाइड तो बन सकते हैं, इसमें भी C डबल बॉन्ड, हाँ ये भी बनेगा, ए होगा। देखो सी भी कट के बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड 2, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड हाँ 2 मिल जाएगा, COCH3, इधर C डबल बॉन्ड O, हाँ यहाँ पे कटने पर हाँ ये ब्यूटान 2 बनेगा, यहाँ से ओजोन ABC करेक्ट, देखो करके ABC मिलेगा, ऑप्शन डी कट गया। ABC आराम से तुम्हें मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। हो गया मेरा काम, इसमें कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, या ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, इसमें कुछ अलग चीजें दिया है। देखो पहला स्टेप है एल्काइलेशन ऑफ एमोनिया, या एमोनिया डेरिवेटिव। एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्काइलेशन में जो चीज होगा, इसमें डायरेक्ट एक्सेस पूछा है, तो पहले स्टेप में मैं हाइड्रोजन को हटा के 2 मिथाइल डाल के इनको यहां पे रेडी कर दिया, फिर एक और बार यहां पे एक और बार तुम एल्काइलेट करोगे, करके इसको एलिमिनेशन के लायक बनाना है, क्योंकि अगला स्टेप जो है
देखो हीट जिस स्टेप में है वो ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन लास्ट स्टेप में आएगा, लेकिन उससे पहले चीजें जो है ये आएगा लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में इसका आने का एक ही मतलब होता है, दिस इज माई अल्फा कार्बन, और इसके बगल में जो चीजें रहेंगे वो होगा मेरा बीटा कार्बन। बीटा यहां पे भी होगा, बीटा यहां पे भी होगा, बीटा यहां पे भी होगा, लेकिन इन सभी बीटा के अंदर दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव बीटा, क्योंकि इस बीटा का एसिडिक स्ट्रेंथ इज आउटस्टैंडिंग, सबसे बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे वो टर्शियरी एमाइंस जो है वो अलग हो जाएगा, ये आना चाहिए। अब पूछा है कुछ और, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन PQR, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, तुम यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2, तो स्टीरियोआइसोमर्स मिलेगा 4, समझ में आया। फिर यहाँ पे भी देखो कायरल सेंटर में कोई भी कमियां नहीं आई, कमियां नहीं आएगा, इसमें भी 2 to the power 2, और ये वाला डबल बॉन्ड अभी तो ये कायरलिटी है, ये एक साइड इस कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन होने के कारण इसमें क्या होगा, नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिर्फ एक ही मात्र कार्बन है, तो यहाँ पे 2 to the power 1, तो स्टीरियोआइसोमर 442, ऑप्शन सी आएगा, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, और पहला कोई पूछ सकते हैं सर पहला स्टेप का जनरल मैकेनिज्म क्या होगा? पहला स्टेप का जनरल मैकेनिज्म होगा यही 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एमीन है, इसको तुम क्या करोगे, इसको तुम करोगे एल्काइलेट फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर 2 टाइम्स, एल्काइलेट फॉर 2 टाइम्स, हो गया PQR। चलो बेटा देख लो फटाफट, आगे चले। अच्छा, इसी क्वेश्चन में है देखो, टोटल नंबर ऑफ CH3Cl मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ X, देखो 1 है, तो इसको एक सीधा तरीका बताते हैं, अगर एमोनिया रहा, एमोनिया से 4 डिग्री क्वार्टरनरी जाने के लिए तुम्हें 4 एल्काइल हैलाइड की जरूरत है, और अगर 1 डिग्री रहा तो 1 डिग्री से 4 डिग्री मतलब 3 एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री रहा उससे 4 डिग्री 2 एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री रहा उससे 4 डिग्री जाने पर 1 एल्काइल हैलाइड, ठीक है। फ्रॉम एमोनिया फोर एल्काइल हैलाइड, ये तरीका मैं बता दे रहा हूं, आंसर बहुत इजी है। 1 डिग्री से 3 डिग्री जाने के लिए 2, 1 डिग्री से क्वार्टरनरी जाने के लिए 3, तो टोटल यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे है मेरा 1 डिग्री, यहाँ पे ये जाएगा 4 डिग्री, तो 1 से 4
देखो आंसर विल बी 3। हो गया बेटा, आंसर विल बी 3। डन। चलो, ओ और क्या, तुम अपना धैर्य रख के क्लास को देख रहे हो, यही मेरे लिए बहुत है। अगर क्लासेस पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी तो कुछ बोलना नहीं है आपको, मैं जितना रेलिवेंट कंटेंट हो सकता है उतना रेलिवेंट चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको मदद करे। और बहुत जल्दी जेईई मेंस खत्म, जेईई मेंस का पेपर सॉल्विंग लेके भी हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। और मतलब वो मेमोरी बेस्ड पेपर में ही होगा, फिर उसके बाद ऑफिशियल पेपर आने पर भी एक बार और सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जेईई एडवांस का बैक टू बैक क्लासेस आता रहेगा। फिर नीट वाला जो स्टूडेंट है उनके लिए भी क्लासेस आएंगे, उनके लिए भी कंटेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एग्जाम के पहले, अगर पॉसिबल हो तो जरूर मिलेंगे। मेरे तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामना। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा एग्जाम होगा, आपको बहुत सक्सेसफुल होंगे सब लोग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक।